बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ रहे थे। इसके लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे। बच्चों, हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया था। उस पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अब अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल करके भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापित वस्तुओं को तुरंत से खरीद लेते हैं। हम उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या कहती है? वह कहती है कि उपभोग ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। उपभोग का अर्थ होता है भोग करना, खुद प्रयोग करना चीज़ों को। तो हमने क्या मान लिया है? हमने यह मान लिया है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें अपने पास एकत्रित करने की आवश्यकता है और जब वो हमारे पास आ जाएंगी तो वही सच्चा सुख है। तो धीरे धीरे सुख की परिभाषा को हम बदलते जा रहे हैं और अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसे छोड़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कक्षा में अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अभी तक हम बहुत सामान्य रूप से इस बारे में विचार विमर्श कर रहे थे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है और उसने हमें कैसे प्रभावित किया है। अब हम इस समस्या के गंभीर पक्ष के विषय में सोचते हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि भारत में इस संस्कृति का विकास हो रहा है? क्यों भारत के सारे लोग दूसरे देशों की संस्कृति का अंधाधुंधीकरण कर रहे हैं? क्यों वे जो विज्ञापन में देखी जाने वाली वस्तुएं हैं उन्हें तुरंत से तुरंत खरीद लेना चाहते हैं? क्यों हम विज्ञापनों के मुंह में फंस रहे हैं? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे थे। सामंती संस्कृति क्या होती है बच्चों? प्राचीन जमाने में, प्राचीन काल में हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। वो जो राजा महाराजा होते थे उनके अधीन बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। सामंत वे होते थे जो राजा के सारे कार्यों को करते थे। एक तरह से वे उस समय अधिकारी हुआ करते थे। तो क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला होता था, सामंत बहुत पैसे वाले होते थे, तो सामंत जो होते थे वह समाज पर पूरा नियंत्रण रखते थे। वो पैसे वाले होते थे, उनके पास शक्ति होती थी और समाज के ऊपर उनका नियंत्रण होता था। तो जो सामंती व्यवस्था है वह हमारी संस्कृति का अंग पहले से रही है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। जो उपभोक्तावाद है वह इस सामंती संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि जो सामंत होते थे वह भी समाज का धनिक वर्ग हुआ करता था और जो उपभोक्ता हैं, अधिकांश उपभोक्ता भी समाज के धनी वर्ग में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जिसके पास धन होगा उसके पास उपभोग करने की शक्ति अधिक होगी। तो इस प्रकार से उपभोक्तावाद और सामंतवाद ये आपस में जुड़े हुए हैं। आज सामंत बदल गए हैं, आज सामंत बदल गए हैं। पहले वे राजा महाराजा के ज़माने में हुआ करते थे। आज चाहे राजा महाराजा नहीं है क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन आज भी हमारे समाज में सामंत हैं। सामंत वो हैं जो कि पैसे वाले लोग हैं, जो कि हमारे समाज का उच्च वर्ग है। वो मिल के मालिक भी हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और भी समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे आज सामंत के रूप में हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंती संस्कृति वह होती थी जिसमें कि सामंत के पास ही सारे अधिकार हुआ करते थे। समाज पर नियंत्रण सामंत ही स्थापित किया करते थे। तो सामंती संस्कृति का मुहावरा तो बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति की अस्मिता यानी कि पहचान। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उन पर बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। हम कहते हैं हमारा देश तो बहुत प्राचीन है, हमारे देश की भाषा बहुत प्राचीन है, हमारे यहाँ इतने महान महान ऋषि मुनि हुए थे, इतने महान लोग हुए थे। हम बड़े गर्व के साथ उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आज हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वह बदल गई है। चाहे हम कितना भी गर्व का अनुभव करें, लेकिन क्या हम नहीं बदल गए? जो प्राचीन हमारे जो पूर्वज थे उनके जो सिद्धांत थे, क्या हम उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं?
परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। और इस प्रकार से क्या हुआ है, हमारी परंपराएं, हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, हमारे जो पुराने विचार थे, उनका अवमूल्यन हुआ है, उनका मूल्य समाप्त हो गया है या उनमें कमी आई है, उनका विनाश हुआ है, वे नीचे गिरे हैं। हम अपनी परंपराओं का अब पालन बहुत कम किया करते हैं। आस्थाओं का शरण हुआ है, जो हमारी आस्थाएं थी, जो हमारे विश्वास थे, उनका भी शरण हुआ है, उनकी भी हानि हुई है, उनका भी नुकसान हुआ है, उनमें भी कमी आई है। तो अब हमारी आस्थाएं भी कम हो गई हैं और हमारी परंपराएं भी अवमूल्यन हो गया है उनका, वे भी नीचे गिर गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। हमारी जो बुनियाद थी, जो संस्कृति थी हमारी, उस संस्कृति को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अगर माना जाए तो यह कड़वा सच है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता क्या होती है? बौद्धिक शब्द बना है बुद्धि से, और दास्ता यानी कि गुलामी। हम बुद्धि की गुलामी कर रहे हैं, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। किस प्रकार से बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, वह गुलाम होती जा रही है। वह किसकी गुलाम होती जा रही है? वह टीवी में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की गुलाम होती जा रही है। वह समाज में रहने वाले उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है, उसकी गुलाम होती जा रही है। क्योंकि हम क्या काम करना पसंद करते हैं? हम जो टेलीविज़न में विज्ञापन देखते हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करना चाहते हैं। हम जो पैसे वाले लोगों को चीज़ें खरीदते हुए देखते हैं, वे चीज़ें हम भी खरीदना चाहते हैं, हम उनकी नकल किया करते हैं। तो हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, क्या वह उनकी गुलाम नहीं हो गई है? क्या हम टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के गुलाम नहीं हो गए हैं? हमें पूरी तरह से यही सच लगता है कि जो टेलीविज़न में विज्ञापन कह रहा है वह अंतिम सत्य है, वह सबसे बड़ा सत्य है। तो यही तो बौद्धिक गुलामी या बौद्धिक दास्ता होती है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारा जो देश है या जो हम हैं, देशवासी हैं, ये पश्चिम के देशों के, जो पाश्चात्य देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका है, उन देशों के हम सांस्कृतिक गुलाम बनते जा रहे हैं या सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। बच्चों, उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? उपनिवेश का अर्थ होता है विजित देश, वह देश जिसको कि जीता जा चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में जब हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज हमारे ऊपर राज किया करते थे, हमारे ऊपर शासन किया करते थे। तो उस समय हमारे देश को ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता था, क्योंकि जो ब्रिटेन था वह हमारे देश पर राज करता था। अब आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि हम पाश्चात्य देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, और उनकी संस्कृति को इतना ज़्यादा अपना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम उनकी सांस्कृतिक गुलामी कर रहे हैं। हमने उनकी सांस्कृतिक दास्ता स्वीकार कर ली है, क्योंकि हमें अपनी वस्तुएं अच्छी नहीं लगती, हमें अपना खान पान पसंद नहीं है, हमें अपना रहन सहन पसंद नहीं है, हमें अपना पहनावा पसंद नहीं है। हम अपना पहनावा ना पहन करके हम विदेशियों का पहनावा पहनते हैं। हम यूरोपीय देशों में जो आधुनिक पहनावा चलता है उसकी नकल किया करते हैं। तो इस तरह से हम पश्चिम के देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब जो नई संस्कृति हम अपना रहे हैं, अब जो नई विचारधारा हम अपना रहे हैं, वह कौन सी संस्कृति है? वह है अनुकरण की संस्कृति। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, किसी को देखना और जैसा काम वह करता है वही करना, यही तो नकल होती है। बचपन में हम कहा करते थे ना, नकलची बंदर, कि बंदर नकल करता है। तो क्या अब हम भी नकलची बंदर नहीं बन गए हैं? हम विदेशियों को जैसा करता देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा खाना खाना पसंद करते हैं। अब ये जो हमारी नई संस्कृति है, यह अनुकरण की संस्कृति यानी कि ये नकल की संस्कृति है, क्योंकि इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ दूसरे को देख करके सीखा हुआ ही तो है।
हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के, नवीनता के झूठे प्रतिमान यानी कि आदर्श अपनाते जा रहे हैं। हमने आधुनिकता को एक आदर्श मान लिया है। आधुनिकता क्या है? अच्छे कपड़े पहनना, नए डिज़ाइन के कटे हुए सिले हुए कपड़े पहनना। कपड़े छोटे छोटे पहने जाएं तो वो और ज़्यादा आधुनिक माने जाएंगे। हमारा खान पान भी पाश्चात्य होना चाहिए, वही आधुनिक होगा। हम खाने से पहले सूप पीना पसंद करते हैं क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी सूप पिया जाता है। तो इस प्रकार से हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता की झूठी कसौटी हमने स्वीकार कर ली है, हम इसे ही आधुनिकता मानते हैं। लेकिन वास्तव में आधुनिकता होती है नए विचारों को अपनाना, अपनी मानसिकता को परिवर्तित करना। लेकिन हम वह नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल अपना रहन सहन, अपना पहनावा बदल रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की, समाज में सम्मान की अंधी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होती है होड़। समाज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना है। हम ये चाहते हैं कि समाज में हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वे हमें देख कर के सोचें कि ऐसी कार जो इसके पास है ऐसी ही मेरे पास होनी चाहिए। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम होड़ कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं हमारे पड़ोसी के घर में एसी लग गया तो हम क्यों गर्मी में सड़ रहे हैं, हमें भी एसी चाहिए। चाहे हमें एसी की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में एसी लगा है तो हमारे घर में भी लगना चाहिए। तो हम प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर जो हमारी खुद की सभ्यता संस्कृति है उसे तो हम खो रहे हैं। उसके विषय में तो हम बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। और छद्म यानी कि झूठी या बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और झूठी आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं। नए तरीके के वस्त्र पहन रहे हैं, नए तरीके का रहन सहन है, नए तरीके का भोजन है, उसे हम अपनाते जा रहे हैं और अपने आप को आधुनिक समझ रहे हैं। लेकिन यह आधुनिकता छद्म है, बनावटी है और झूठी है। क्योंकि सच्ची आधुनिकता तो हमारे मानस से प्रारंभ होती है, वह तो हमारी विचारधारा से शुरू होती है। गलत जो बुराइयां हैं उन्हें हम दूर कर दें और अच्छाइयों को अपनाएं, यही आधुनिकता है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति को नियंत्रण में रखने वाली जो शक्तियां हैं वह क्षीण हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। संस्कृति को नियंत्रण में रखने वाली शक्तियां थी, हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे या हमारे ऐसे लोग थे जो कि हमें सही शिक्षा दिया करते थे, हमें संस्कृति का ज्ञान कराया करते थे। अब वे शक्तियां क्षीण हो गई हैं यानी कि कमज़ोर हो गई हैं। हमारे बुजुर्ग कमज़ोर हो गए हैं, हमें सही गलत का ज्ञान कराने वाले जो लोग थे वे कमज़ोर हो गए हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कि हम भ्रमित हो रहे हैं, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि सही रास्ता कौन सा है। हमें वही सब अच्छा लगता है जो हम अपने सामने देखते हैं, जो हम टीवी में विज्ञापनों में देखते हैं। इस प्रकार से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वह भी अन्य निर्देशित, दूसरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, दूसरे द्वारा उसे निर्देश दिए जा रहे हैं। अब यह अन्य कौन है? यह अन्य है दूसरे देश, पाश्चात्य देश, जिनकी हम नकल कर रहे हैं क्योंकि हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो वहाँ पर होते हैं। अगर अमेरिका कोई काम करेगा तो वही काम हम करना चाहते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग अगर बर्गर खाएंगे तो भारत में रहने वाले लोगों को भी बर्गर ही चाहिए, हम भी बर्गर खा सकते हैं। तो क्या हम दूसरे द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे? क्या अमेरिका हमें नहीं बता रहा कि हमें क्या खाना चाहिए? विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार, विज्ञापन जो हम टेलीविज़न में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं,
उनका जो सूक्ष्म तंत्र है, उनकी बहुत ही सूक्ष्म सा एक तंत्र है जो कि हमारी मानसिकता को बदल रहा है। हमें नहीं मालूम चलता कि हम विज्ञापनों से इतने ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। हम टेलीविज़न में देखते हैं कि यह वाला तेल बहुत अच्छा है, इससे बाल घने चमकीले रेशमी हो जाते हैं। हम तुरंत वही तेल लेकर के आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि टेलीविज़न में जो फिल्मी नायिका है वह जिस तेल का इस्तेमाल करके इतने लंबे बालों की मालिक बन सकती है, तो क्या हमारे बाल भी इतने लंबे लंबे नहीं हो जाएंगे, इतने सुंदर नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वे जो विज्ञापन है वे हमारे जाने अनजाने में ही हमें अपना गुलाम बना रहे हैं। वो हमसे जो कह रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं। विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि एक प्रकार का पेय पी करके बड़ी शक्ति आ जाती है और हम ये मान लेते हैं कि केवल एक गिलास कोई पेय पदार्थ पी लेने से हम शक्तिमान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनके द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। विज्ञापनों ने हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण कर लिया है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है। जो विज्ञापन है वे सम्मोहित कर लेते हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वशीकरण की भी, और वे हमको अपने वश में कर लेते हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, एक बार देख करके हो सकता है कि हम उस विज्ञापन से प्रभावित नहीं हो, लेकिन वही विज्ञापन तो प्रतिदिन दिखाया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वह हमारे दिमाग में स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है और हम उसे ही सत्य मानने लग जाते हैं। तो विज्ञापन सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी शक्ति है। अंततः अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह जो संस्कृति है, यह जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है, इसके फैलने का परिणाम क्या होगा? यह जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है जिसने हमारे समाज को इतना प्रभावित कर लिया है, रखा है, इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम निकल करके आएगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, क्योंकि बच्चों हमारे देश में बहुत ही सीमित संसाधन हैं। संसाधन होते हैं हमारे देश की भूमि, हमारे देश की फसल, हमारे देश का पानी, हमारे देश की वायु। हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में संसाधन है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनका भी तो घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय होता है दुरुपयोग, क्योंकि एक व्यक्ति तो बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, उसके पास बहुत सारे आधुनिक वस्त्र हैं, और एक व्यक्ति है जो बेचारा अधनंगा घूम रहा है। तो हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं उन साधनों का क्या यह अपव्यय नहीं है कि हम उन साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने लग रहे हैं? जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। गुणवत्ता होती है गुण होना। जीवन में जो गुण है, जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? गुणवत्ता हम क्वालिटी को कहते हैं, अंग्रेजी में क्वालिटी बोला जाता है। तो जीवन की जो गुणवत्ता है क्या वह आलू के चिप्स से सुधर सकती है? क्या हम ये मान लें कि हमारे पास खाने के लिए आलू के चिप्स हैं तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा है, हम सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं? ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और ना ही बहुविज्ञापित जिनका खूब सारा विज्ञापन किया गया हो ऐसे शीतल पेयों से जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है। जीवन क्या आलू के चिप्स से और कोल्ड ड्रिंक से सुधर सकता है? भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो चाहे कितने भी अंतर्राष्ट्रीय हो, कितने भी दूसरे देश से बन करके आए हों, लेकिन वो हमारे जीवन को नहीं सुधार सकते। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या खाने में पसंद है तो आप भी कहेंगे हमें पिज्ज़ा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है, हमें मैगी पसंद है, हमें नूडल्स पसंद है, चाउमीन पसंद है। अब ये आपको कितने भी आकर्षित करें, ये आपको कितने भी अच्छे लगें, लेकिन वास्तव में ये कूड़ा खाद्य हैं, ये कूड़ा जैसे हैं। अब कूड़े जैसे क्यों हैं? इसलिए कूड़े जैसे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं जो हम बाजार से खरीद कर खाते हैं, इन्हें बने हुए कई महीने हो चुके होते हैं। अब इतनी पुरानी वस्तुएं अगर आप खाएंगे तो उनसे आपके शरीर को क्या लाभ होगा? मुझे तो लगता है हानि ही हो सकती है। तो इसलिए यह हमें कितने भी अच्छे लगे पर यह कूड़ा खाद्य ही है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, समाज में जो वर्ग हैं उनमें आपस में दूरी बढ़ रही है।
किस प्रकार से बढ़ रही है? एक तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, एक बहुत गरीब व्यक्ति है और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। इस तरह से समाज हमारा कई भागों में बटा हुआ है। अब उनमें बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है। जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वह पैसे वाला बनना चाहता है, वह उच्च वर्ग के समान बनना चाहता है। जो बेचारा बिल्कुल ही निम्न वर्ग का है, बिल्कुल ही गरीब है, वह उन दोनों को देखता है, वह उनके जैसा बनना चाहता है। एक दूसरे को देखकर उन्हें लगता है कि मेरे पास यह सब सुख सुविधाएं क्यों नहीं है। जो मध्यम वर्गीय है वह उच्च वर्गीय को देखकर सोचता है, अरे इसके पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। तो इससे उनके बीच में दूरी बढ़ती है। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वह मध्यम वर्ग के व्यक्ति से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे क्या लगता है, अरे ये तो गरीब है। क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जीवन स्तर का अंतर आ जाता है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। सामाजिक जो मेल मिलाप है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। पुराने ज़माने में एक गांव में जितने भी लोग रहते थे उनमें बहुत ज़्यादा सामाजिक मेल मिलाप होता था, लेकिन आजकल लोग अपने आसपास के लोगों से ही परिचय रखना पसंद नहीं करते। तो सामाजिक सरोकारों में भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन के स्तर में यह जो बढ़ता हुआ अंतर है कि एक पैसे वाला व्यक्ति है जो कि बहुत ऊंचा जीवन स्तर जी रहा है और एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास की खाने के लिए पहनने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन स्तर में यह जो इतना ज़्यादा अंतर है उसके कारण ही हमारे समाज में असंतोष और अशांति फैल रही है। क्यों? क्योंकि जिसके पास नहीं है वह बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है और जिसके पास है वह उसे बहुत ही हे दृष्टि से देखता है, बहुत ही गरीब मानता है। जैसे जैसे दिखावे का यह संस्कृति फैलेगी, यह दिखावे की संस्कृति जैसे जैसे फैलती जाएगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। वैसे वैसे हमारे समाज में अशांति बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग दिखावा ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे अशांति भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। सांस्कृतिक हमारी संस्कृति की जो पहचान थी पूरे विश्व में हमारी संस्कृति को पहचाना जाता है, उस पहचान का तो अब ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है पतन होना, हानि होना, नुकसान होना। तो हमारी सांस्कृतिक पहचान का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं और हम बेचारे अपना लक्ष्य भी नहीं जानते। हमारा उद्देश्य क्या है, हम जीवन को जी रहे हैं, इसमें हमारा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के भ्रम से भी हम पीड़ित हैं। उसके उद्देश्य को भी हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपना और अपने राष्ट्र का और अपने समाज का विकास करना। तो विकास के विराट यानी कि बहुत महान उद्देश्य से हम पीछे हट रहे हैं। विकास का जो उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उससे हम पीछे हटते जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि, झूठी संतुष्टि, झूठी खुशी के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक, जो बिल्कुल तत्काल हो, जो बिल्कुल उसी समय हो कि हम बस बाजार गए, एक जोड़ी कपड़े बढ़िया से खरीद लाए और संतुष्ट हो गए, अपने आप को सुखी मान लिया, अपने आप को खुश मान लिया। तो हमें झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम तो झूठी तुष्टि, झूठी संतुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। बस 2 क्षण की खुशी हमको उनसे मिलती है। मर्यादाएं टूट रही हैं। समाज में जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, यह काम गलत है, वे सारी मर्यादाएं अब टूट रही हैं।
नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। जो नैतिक मानदंड है समाज में, जो हमें नीतिगत नियम सिखाए जाते थे, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार करने चाहिए, ये जो नैतिक मानदंड थे, यह जो हमें हमारे माँ बाप सिखाते थे, हमारे गुरुजन सिखाते थे, यह नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। अब इनकी कोई भी परवाह नहीं कर रहा। अब हम आत्म केंद्रित हो गए हैं, अपने आप पर केंद्रित हो गए हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्रितता यानी कि आत्म केंद्रित होना। अब हर व्यक्ति अपने आप पर ही केंद्रित है। किसी की भी बातें देख लीजिए, उसकी बातों से उसके स्वयं पर केंद्रित होने का पता चलता है। मैंने यह किया, मैंने यह कमाया, मैंने यह मकान बनाया, मैंने ये काम किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हर वाक्य में उसके मैं होता है। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति केंद्रितता, अपने ऊपर ही उसका सब कुछ केंद्रित है। ना वो समाज के विषय में सोच रहा है, ना वो देश के विषय में सोच रहा है, ना वो संसार के विषय में सोच रहा है। वो किसके विषय में सोच रहा है? वो केवल अपने विषय में सोच रहा है। यानी कि वह व्यक्ति केंद्रित हो गया है, वह केवल अपने ऊपर ही केंद्रित हो गया है। उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर ही है कि किस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी करूं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला कहलाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। जो स्वार्थ है वह परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ का अर्थ होता है अपना हित देखना। हर व्यक्ति अब अपना हित देखता है। और परमार्थ यानी दूसरे का भला करना, कोई भी परमार्थ के विषय में नहीं सोचता। तो इस प्रकार से स्वार्थ परमार्थ के ऊपर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। हमारी जो भोग की आकांक्षाएं हैं, उपभोग करने की जो लालसा है, वह आसमान को छू रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे अंदर बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? यह जो दौड़ है, यह किस बिंदु पर जाकर के रुकेगी? कहाँ पर जाकर के यह चीज़ें एकत्रित करने की, यह स्वार्थ की, यह पैसा कमाने की दौड़ कहाँ पर जाकर के रुकेगी? गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। गांधी जी का कहना था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपनी संस्कृति के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर दूसरे की संस्कृति से हम कुछ अच्छा ग्रहण कर सकते हैं तो हमें वह ग्रहण करना चाहिए। मान लीजिए जापानी हैं, वे अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, वे बहुत देशभक्त हैं, तो क्या हम उनसे उनकी देशभक्ति नहीं ले सकते? तो इस प्रकार से दूसरे देशों से हम कुछ भी अच्छी सांस्कृतिक चीज़ें ले सकते हैं। उनके लिए हमें अपनी संस्कृति के खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें, लेकिन अपनी नींव को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दूसरे से तो उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं ले ली और अपनी संस्कृति को हम भूल गए। आपकी संस्कृति में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, पहले हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरे की संस्कृति की अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसमें कि उपभोग को ही प्रधानता प्राप्त है, वह हमारी सामाजिक नींव को यानी कि बुनियाद को हिला रही है, हमारे समाज को वह नष्ट कर रही है। यह एक बड़ा खतरा है, यह बहुत बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। बच्चों, आपने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ पढ़ लिया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले पाठ में या अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।